नमस्कार साथियों, बाल विकास और मनोविज्ञान का हमारा क्विक रिवीजन पार्ट 2। क्विक रिवीजन पार्ट 1 पहले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। ये दूसरा है पार्ट नंबर 2। इसमें हमने जल्दी से जल्दी जो है आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए, आप उसको एक बार जरूर से रिमाइंड कर लें, इसलिए हमने ये पार्ट 2 बनाया हुआ है, जिसमें हमने बुद्धि और बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सीखने के प्रमुख सिद्धांत और तीसरा है व्यक्तित्व। ठीक है, इन 3 पार्ट से पहले पार्ट में आप देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, और दूसरे पार्ट में जो है ये 3 जो है हमारे टॉपिक हैं, बुद्धि और बुद्धि परीक्षण, सीखने के प्रमुख सिद्धांत और व्यक्तित्व। ठीक है, तो हम जल्दी से जो है बुद्धि में जो हमारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उसको रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी से चलते हैं, आईक्यू की बात करते हैं। आईक्यू जो है ये इसका जो सेंस है वो देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं टर्मन और स्टर्न। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है आईक्यू या बुद्धिलब्धि। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। मानसिक आयु यानी हमारे मस्तिष्क जो है हमारे शरीर में स्थान जो है ऊपर है, इसलिए मानसिक आयु ऊपर। अब जल्दी से हम लोग जो है प्रमुख जो बुद्धि परीक्षण सिद्धांत है उसको जल्दी से देख लेते हैं। एक कारक सिद्धांत साइमन बिने का है। ठीक है, एक कारक सिद्धांत बिने का। ध्यान रखिए, एक कारक को हम कैसे पहचानेंगे। एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके यहाँ बिने में आप देखिएगा तो एक मात्रा लगी है, एक मात्रा है, एक है ना। तो एक मात्रा जब रहेगी तो बिने में एक कारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत देखिए, द्विकारक में जो है ये मापे 2 मात्रा लग गई है, मापे एक मात्रा यानी कितनी मात्राएं हैं, 2। ठीक है, बच्चे अक्सर कहते हैं सर जी 2 चुंडी लगाना है आई की मात्रा को, तो 2 चुंडी या आई की मात्रा जब लगी है तो द्विकारक सिद्धांत, और इन्होंने ही त्रिकारक सिद्धांत भी दिया था। अब चलते हैं बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है थांडाइक। बहुकारक सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है थांडाइक। ध्यान ये रखना है कि बहुकारक और बहुबुद्धि 2 बार बहु आ रहा है, तो बहुबुद्धि और बहुकारक इसको ध्यान रखना है। बहुकारक है थार्मडाइक, ध्यान लगाइएगा, बहुकारक। ठीक है, बहु जो है बधु से लगा लीजिएगा, बहु पतोहू वाला। ठीक है ना, तो वो क्या करती है, डाई लगा देती है बाल में, अपनी सासू माँ के बाल में क्या करती है, डाई लगा देती है, तो बहू है लेकिन डाई लगाती है। और दूसरा क्या है, बहुबुद्धि। बहु माने यहाँ होगा ज्यादा। अब जिसके पास ज्यादा बुद्धि होगी यानी जो ज्यादा सचेत है वो क्या करता है, वो गार्डनर का काम करता है। कैसा काम करता है, गार्डनर। गार्डनर माने क्या होता है, माली। जिसके पास ज्यादा बुद्धि होगी, ध्यान रखिएगा, बहुकारक और बहुबुद्धि यहाँ कंफ्यूज करते हैं। बहुकारक थांडाइक, लेकिन अगर से बुद्धि जुड़ा है तो बहुत बुद्धि जिसके पास है तो क्या लगा देगा, बाग लगा देगा, तो गार्डनर। ठीक है, कंफर्म हो गया कि नहीं। फिर है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इसको दिया है कैटल। हमने जो पहली वीडियो में हमने बुद्धि वाली बनाई थी तो उसमें हमने ये तरीका आपको बताया था कि तरल और ठोस बुद्धि कैटल। कैटल को हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे तो यहाँ बच जाएगी कैट। कैट माने बिल्ली। तो बिल्ली क्या करती है, दूध के दोनों रूप, तरल यानी लिक्विड और ठोस यानी मक्खन, दूध को भी पी जाती है और मक्खन को भी खा जाती है। तो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कैटल, कैट से याद करेंगे, कैटल याद करने की जरूरत नहीं है, अगर से थोड़ा सा अगर से सिंबल जो है दिमाग को दे दीजिएगा तो विकल्प में दिख जाएगा। बाकी त्रिविमी है, त्रिविमी बुद्धि का सिद्धांत दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। उसके बाद हम क्विक रिवीजन करते हुए जल्दी से चलते हैं कुछ बुद्धि परीक्षणों पर। बुद्धि परीक्षणों में आप देखिएगा उसकी 2 कैटेगरी होती है, एक शाब्दिक एक अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ऐसे लोगों पर किया जाता है जो थोड़ा भाषा को समझते हैं, पढ़े लिखे होते हैं,
और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किन पर किए जाते हैं? जो अनपढ़ होते हैं, ठीक है, जो बोल नहीं सकते। तो इसको डिटेल में हमने समझाया, लेकिन इसको जल्दी से रिवीजन करना है। तो सेना अल्फा या आर्मी अल्फा कर लीजिए, सेना अल्फा थोड़ा सा, आर्मी अल्फा कर लीजिए, आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट ये पूछ सकता है कि अशाब्दिक है का शाब्दिक है। तो हमने इसको वहां ही बताया था, अल्फा में अगर सिज्जा जोड़ दिया जाए क्या हो जाता है? अल्फाज। अल्फाज माने क्या होता है? शब्द होता है ना। तो अल्फाज जो है कैसा होगा? शाब्दिक क्या शाब्दिक? शाब्दिक, ठीक है। विनय साइमन, ठीक है, विनय साइमन, मन के भी कुछ बात होती है। मन भी क्या है? हमारे शब्दों को कहता है या सुनता है, तो मन भी तो शब्द। जलोटा का परीक्षण, जलोटा का परीक्षण हमने बताया था। लोटा, लोटा को जब आप पानी भरते हैं तो उसमें क्या होता है? आवाज आती है ना। तो लोटा पे याद रखिएगा, जल वाला लोटा, तो उसमें जब आप गिरा देंगे तो टन की आवाज आती है, तो वहां भी शब्द करता है, शब्द करता है, तो शाब्दिक हो गया। बाकी जितने बच गए वो क्या है? अशाब्दिक। अशाब्दिक में देखिए, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है। तो बीटा है तो बच्चे तब ज्यादा बोलते नहीं है। भाटिया बैटरी, ठीक है। इसके अलावा भाटिया बैटरी में जो और उप परीक्षण शामिल किए गए हैं, ठीक है, जैसे को का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर का पास अलाउ टेस्ट, पीएटी कहते हैं इसको, पीएटी पास अलाउ टेस्ट, ठीक है। अलेक्जेंडर हमने इसको बताया था आपसे, अलेक्जेंडर माने क्या होता है? सिकंदर। अलेक्जेंडर माने सिकंदर, सिकंदर जिसके सामने खड़ा हो जाएगा उसके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। फिर है पैटर्न ड्राइंग, पैटर्न ड्राइंग माने कोई पैटर्न बनाता जाता है बच्चा। तत्काल स्मृति, कोई चीज दिखा करके तुरंत पूछना कि तुमने क्या देखा। और चित्र निर्माण, तो ये रहे बुद्धि परीक्षण। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं सीखने के प्रमुख सिद्धांत पर। अब हम लोग देखते हैं लर्निंग जो चैप्टर है अधिगम, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक उनको बार बार हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयास और त्रुटि सिद्धांत आप लोग याद है, ठंडाई, ठीक है। दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो है ये किसका था? इवोन पावलोव का, जिन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। थर्नडाइक ने किस पर किया था? बिल्ली पर। ये भी जो पूछा जाता है, थर्नडाइक ने बिल्ली, इवान पावलोव ने कुत्ते पर किया था। और फिर क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो किसका था? बीएफ स्किनर का, इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, ठीक है। डिटेल में इसको हमने जो है एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं संज्ञानवादी। संज्ञानवादी, संज्ञानवादी ये मानते हैं कि व्यवहार नहीं बल्कि मनुष्य जो है अपने दिमाग या मस्तिष्क की क्षमताओं का प्रयोग करके अपनी स्मृति का, अपने धारणा शक्ति का, बुद्धिलब्धि का, चिंतन का प्रयोग करते हुए सीखता है। तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? सूझ का सिद्धांत जो है ये कोफका एंड कोहलर के द्वारा, ठीक है ना, जिन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया था सीखना कैसे होता है, व्यक्ति प्रयास त्रुटि से नहीं बल्कि एकाएक जब परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती है और व्यक्ति उससे क्या करता है, उसके अपने दिमाग में सूझ उत्पन्न होती है। कोहलर किस पे प्रयोग किया था? वन मानुष पर या चिंपांजी पर, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, इनको हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर हम संक्षिप्त रिवीजन करवा रहे हैं। जीन पियाजे, जीन पियाजे ने किसी व्यक्ति के या बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से लेकर के 2 वर्ष, ठीक है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? ठीक। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक क्यों कहा गया है? ये संक्रियात्मक यानी ऑपरेशनल जो क्रिया होती है वो करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, इसका डिटेल हमारे वीडियो में है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और संक्रियात्मक मतलब जो ठोस चीजें हैं उनके लेवल पर बच्चा जो है संक्रिया यानी
तर्क करने की क्षमता रखता है, तो ये है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक जो है संक्रियात्मक अवस्था या अमूल संक्रियात्मक अवस्था 11 से वयस्क होने तक। इसके बाद संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में जो है एक मनोवैज्ञानिक है जिनको आप लोग को चाहिए कि डिटेल में पढ़ लें। संज्ञानात्मक विकास में जेरोम ब्रूनर, ठीक है, जिस तरह से जीन पियाजे है उसी तरह से एक वैज्ञानिक है जेरोम ब्रूनर। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी संक्रियात्मक अवस्था, ध्यान रखिएगा संक्रियात्मक, इसका नाम इन्होंने इनएक्टिव स्टेज दिया है। इनएक्टिव यानी जो बच्चा जन्म से लेकर के, ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक बच्चा जो भी सीखता है कि क्रिया करके, ठीक है, चूज करके, अपने हाथ पैर चला करके, तमाम चीजें करके सीखता है, उसको उन्होंने 1 वर्ष तक कहा संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा दृश्यात्मक या आइकॉनिक स्टेज, 1 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चे जो है किसी जो है छवि को या चित्र को, ठीक है, छवि या चित्र को देख करके क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे प्राइमरी लेवल पर इसीलिए जो है जैसे एप्पल पढ़ाना होता है तो एप्पल की छवि, ठीक है, उसका आइकन लगाया जाता है। हाथी को जो है दिखाना है तो बच्चे को हाथी का चित्र दिखाया जाता है। ये अवस्था 1 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था होती है। फिर लास्ट में जो है सांकेतिक अवस्था होती है, जिसको इन्होंने कहा सिंबॉलिक स्टेज। क्या कहा? सिंबॉलिक स्टेज। ये 7 वर्ष से अधिक के बालकों की होती है। इस अवस्था में बच्चा जैसे गणित आदि में जो प्रतीक होते हैं, प्रतीक मतलब जैसे छोटी कक्षाओं में बच्चा जैसे 3 चॉकलेट है तो तीनों चॉकलेट बनानी पड़ती है ना, 3 चॉकलेट, तब वो समझता है नहीं ये कुछ 3 है। तो इस अवस्था में वो किसमें था? आइकॉनिक था। लेकिन जब आप ये 3 लिख दीजिए और वो समझ जाता है नहीं 3 क्या है, तब किस अवस्था में आ गया वो? सांकेतिक अवस्था या सिंबॉलिक स्टेज। ये है 7 वर्ष से अधिक, ठीक है। संज्ञानवादियों के बाद आपको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है एक बार रिपीट कर लेना चाहिए। तो इसमें सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा, संभवतः हमने जो है इनका एक वीडियो बनाया हुआ है, बंडूरा, ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इनका मानना था कि किस पे प्रयोग किया था इन्होंने? बोबोडाल पर, ठीक है। इनका मानना था कि बच्चा जो है सक्रिय रह करके समाज के द्वारा जो कार्य है उनको क्या करता रहता है? सीखता रहता है। ये मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद है वाइगोत्स्की का सामाजिक, इनका नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। तो इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। कौन कौन से? सामाजिक अंतरक्रिया, संस्कृति और भाषा। सामाजिक अंतरक्रिया, संस्कृति और भाषा। कोई भी बच्चा जो है सीखने में जो सामाजिक अपने समाज से अंतरक्रियाएं करता है उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और किसी बच्चे के विकास में उसकी संस्कृति जो उसकी कल्चर होती है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उसकी सोच को क्या करती है? सबसे ज्यादा प्रभावित करती है संस्कृति। जैसे एक हिंदू कल्चर का बच्चा है तो उसकी जो सोच होगी थोड़ा सा अलग होगी। वही जैसे अन्य धर्म जैसे इस्लाम कल्चर में वो पढ़ा बड़ा है तो उसकी जो सोच होती है वो थोड़ा सा चेंज होती है और उसी संस्कृति के अनुरूप जो भी नियम होगी, जो भी मान्यताएं होंगी, उनमें उनका विश्वास होता है। इसके अलावा भाषा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ऐसा किसने कहा था? नहीं, वाइगोत्स्की ने। किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने। इन्होंने 2-3 चीजें जेडपीडी की उदाहरण दी थी। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है कि कोई बच्चा, ठीक है, कोई बच्चा जो है बड़ों की सहायता के बिना और बड़ों की सहायता से जो सीख सकता है। जैसे कोई बच्चा है वो यहाँ तक सीख सकता है लेकिन अगर सब बड़ों की सहायता में न मिले तो ये जो है यहीं रह जाएगा, ठीक है। और बड़ों की सहायता अगर से मिल जाए तो इसका सीखना कहाँ तक हो जाएगा? यहाँ तक हो जाएगा।
यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी ये बच्चे का जो सीखना है ये बहुत हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ी सी सहायता चाहिए समाज से, माता पिता से या स्कूल से। उसी को उन्होंने क्या कहा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका फोल्डिंग एक शब्द उन्होंने दिया, इसका फोल्डिंग याद रखिएगा। इसकी हिंदी जो है पाड़ होती है, लेकिन आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग क्या होता है कि शुरुआत में जब बच्चा सीखता है तो जो बहुत ही अस्थायी ढांचा, अस्थायी तौर पे जो हम सहायता देते हैं उसको इसका फोल्डिंग कहा। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो गार्जियन क्या करता है, शुरू में क्या करता है, वो साइकिल के कैरियर के पीछे थोड़ी देर तक बच्चों को जो है तब तक सहायता देता रहता है जब तक कि वो बच्चा सीख न जाए। इसी को उन्होंने क्या कहा, इसके फोल्डिंग। एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर ये कौन लोग होते हैं, उसके माता पिता, उसके अध्यापक या उसकी ही कक्षा का कोई दोस्त जो उससे ज्यादा जानकारी रखता है, उसको एमको का। तो ये जेडपीडी, इसके फोल्डिंग और एमकेओ ये किसके सिद्धांत हैं, वाइगोत्स्की के। इसके बाद हम जल्दी से चलते हैं व्यक्तित्व की ओर। व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण जो है अवधारणा है और किसी भी जो है परीक्षार्थी या बच्चे के लिए या किसी भी जो है मान लेते हैं किसी भी मनुष्य का एक अपना अलग ही व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी, एक जैसे पर्सोना शब्द से बना हुआ है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, W.S. आलपोर्ट की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। मनोशारीरिक गुणों का ध्यान रखिएगा, मानसिक गुण और शारीरिक गुणों का क्या है, गत्यात्मक संगठन है, जो हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। तो परिभाषा पर हम नहीं आते हैं। अब इसकी कुछ थ्योरीज हैं। कौन कौन सी, एक मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी है जिसके प्रणेता कौन है, फ्रायड है, जिनसे आपसे पूछा जा सकता है। मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी जो है किसने प्रतिपादित किया था, फ्रायड महोदय ने। किसने, फ्रायड ने। तो फ्रायड ने जो है मन की तुलना या व्यक्ति के मस्तिष्क की तुलना जो है समुद्र में डूबे हुए आइसबर्ग से की थी। आइसबर्ग समझते हैं, आइसबर्ग मतलब होता है बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा। जब समुद्र में जो है जहाज लेकर के जाते हैं लोग, तो आइसबर्ग जो है थोड़ा सा दिखता है जल के ऊपर, और उसका लगभग 90% भाग जो है क्या होता है, 10% भाग जो है दिखता है और 90% भाग जल में डूबा होता है। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने कहा हमारा जो मस्तिष्क है, मन है, उसका एक बड़ा भाग जो है उसको हम लोग देख नहीं पाते। उसी का उन्होंने 3 जो है भाग में डिवाइड किया, चेतन, अचेतन और चेतन। ठीक है, चेतन, अचेतन और अचेतन। इन्होंने 3 चीजें कही, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड मतलब क्या होता है, इदम, मन का वो अचेतन भाग जो व्यक्ति को बहुत सारे कार्य करवाता है, जिसपे जो है व्यक्ति का ज्यादा नियंत्रण नहीं होता। वास्तव में ये पाश्विक होता है। पाश्विक मतलब जैसे पशु क्या करता है, उसकी इच्छा होती है सबसे पहले जो भी चीजें मिले वही खा ले, है नहीं, उसमें जो है छीनने की भावना होती है। ये सारी जो है पाश्विक जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो किस में होता है, मनुष्य के अचेतन मन में या ईड वाले में होता है। इसका जो मुख्य जो आधार है वो क्या है, आनंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति यानी जब भी कोई पहली चीज, जैसे कोई व्यक्ति मिठाई देखता है तो उसके मन में तुरंत ये आ जाती है कि नहीं जो है इसको हमें खा लेना चाहिए। ठीक है, जैसे ही ईड में ये भावना जो है जागृत होती है, तुरंत ईगो जो है हमारे अचेतन मन पर जो है क्या करता है, लगाम लगा देता है, रोक लगा देता है, चेक करता है। ठीक है, वास्तविकता का सिद्धांत। ईगो क्या करता है, मनुष्य का जैसे ही ईड में पाश्विक जो है प्रवृत्ति जो है काम करना शुरू करती है, ईगो तुरंत जो है क्या करता है, उसको रोकता है और मनुष्य को तमाम सामाजिक नियमों, ठीक है, तमाम सामाजिक नियमों
नैतिकता और तमाम चीजों को जो है देखते हुए मनुष्य को जो है ये पाशविक व्यवहार करने से रोक लेता है। ठीक है, ईगो। उसके बाद होता है सुपर ईगो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, सुपर ईगो। सुपर ईगो व्यक्ति का सर्वोच्च जो है विकास होता है। सुपर ईगो का विकास जो है किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों में बहुत उच्च होता है और वो उनकी क्या हो जाती है, उच्च पहचान। जैसे अहिंसा की बात आती है तो महात्मा गांधी, ठीक है, मदर टेरेसा, ठीक, वात्सल, सती अनुसुईया, राणा प्रताप और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको उनके किसी न किसी कार्यों या गुणों के कारण वैश्विक स्तर पर पहचान मिली हुई है। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी जैसे। ठीक है, तो इस सुपर ईगो का विकास ये मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी किसकी थी, फ्रायड थी। अब हम चलते हैं शील गुणों का सिद्धांत जो है, ये गार्डन आल्पोर्ट ने जो है बताया। आल्पोर्ट ने बताया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में ढेर सारे गुण होते हैं, तमाम जो है अस्पष्ट लक्षण होते हैं जिनकी हम लोग गणना नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्रधान या कार्डिनल गुण, ठीक है, प्रधान या कार्डिनल गुण, केंद्रीय गुण और गौण लक्षण। प्रधान या कार्डिनल गुण क्या होते हैं कि ऐसे गुण होते हैं जो पूरे जीवन में मनुष्य को क्या करते रहते हैं, प्रेरित करते हैं। परिधीय गुण भी इसको कहा जाता है। व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व की पहचान इन्हीं गुणों से मानी जाती है। जैसे गांधी जी में अहिंसा का गुण, ठीक है, महात्मा बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का सिद्धांत, ये जो है ऐसे गुण थे जो पूरी लाइफ में इनको क्या करते रहे, प्रेरित करते रहे और इनका जो चरित्र था या इनका जो पहचान है वो वैश्विक स्तर पर बनी। उसको इन्होंने क्या कहा, प्रधान या कार्डिनल गुण। ठीक है, ये गुण जो है किसी किसी जो है लाखों में किसी एक में डेवलप होते हैं। फिर केंद्रीय गुण है, केंद्रीय सेंट्रल, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, तमाम जैसे गुण जो है इसमें आते हैं। और गौण लक्षण को इन्होंने क्या कहा, खाने पीने का जैसे तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, ये जो है इन्होंने कहा गौण लक्षण। फिर उसके बाद जो है रेमंड कैटल एक मनोवैज्ञानिक है, रेमंड कैटल याद रखिएगा, कैटल, फिर वही कैट से याद रखिएगा, कैटल ने जो है 16 पर्सनालिटी फैक्टर की चर्चा की। जितने भी मनुष्य में गुण होते हैं उनको उन्होंने क्या किया, 16 पर्सनालिटी फैक्टर की चर्चा की। और इस 16 पर्सनालिटी फैक्टर का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है, कैरियर काउंसलिंग में। ठीक, कुछ गुणों को जैसे नापा जाता है कि व्यक्ति में संवेदनशीलता कितनी है, तर्क शक्ति कितनी है, स्थिरता कितनी है, कल्पनाशीलता कितनी है, तनाव 1 2 3 4 5 हमने लिखे हैं, बाकी और 11 जो है इसके अलावा है। आपसे पूछा जाएगा 16 पीएफ जो है किसने दिया, तो रेमंड कैटल ने। तो ये भी याद कर लीजिए, प्रोफेशनल लोग जो है क्या पहनते हैं, रेमंड का कपड़ा पहनते हैं। जो कैरियर काउंसलिंग कराने जाते हैं तो रेमंड का पैंट पहन कर जाते हैं। इससे आपके दिमाग में याद रहेगा कि रेमंड जो है कैटल 16 पीएफ। ठीक है, उसके अलावा व्यक्तित्व के प्रकार की चर्चा करते हैं जल्दी से। व्यक्तित्व के प्रकार में जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, ठीक है, कार्ल जुंग महोदय हैं, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी जो है ये लोग समाज से जो है ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, बल्कि एकांत रूप से रहना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं, तो ऐसे अंतर्मुखी होते हैं। समानतः दार्शनिक, वैज्ञानिक इस कैटेगरी में आते हैं। बहिर्मुखी लोग जो है समाज से मिलना जुलना पसंद करते हैं, अपनी बातों को आसानी से सबके सामने प्रकट करते हैं। तो जैसे नेताओं आदि में हम देख सकते हैं कि ये गुण ज्यादा होता है। उभयमुखी, दोनों गुणों का मिश्रण वाले। उसके बाद शारीरिक रचना के आधार पर भी व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। इसको क्रेस्मर और सेलर ने बताया। क्रेस्मर ने क्या बताया, शारीरिक बनावट के आधार पर जो है उन्होंने 4 तरह के जो है व्यक्तित्व की बातें की। पहला पिकनिक, दूसरा एस्थेनिक, तीसरा एथलेटिक और चौथा डिस्प्लास्टिक। पिकनिक
पिकनिक ध्यान रखिए। अच्छा क्रेसमर, अब ये थोड़ा सा क्रेसमर का है और एक है इनका शेल्डन का, क्रेसमर और शेल्डन का, तो उसमें कंफ्यूज होता है पिकनिक कौन दिया है। तो क्रेसमर, मर, मर शब्द है, ठीक है। तो मर कहाँ कहाँ हो सकता है कि लोग जो है पिकनिक मनाए जाए और कभी कभी जो है दुर्घटना घटित हो जाए। तो पिकनिक और मरना जो है ऐसे याद करिए। क्रेस, क्योंकि शेल्डन जो है भी इसी तरह की धारणा देते हैं तो वहाँ भूल जाता है। अगर से दे देगा पिकनिक और स्थैनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक, ये जो है किसके हैं, तो क्रेसमर बताना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसको ऐसे जोड़िए, सिंबल बनाइए, सिंबल जब बन जाएगा तो दिमाग को आसानी हो जाएगी। मरना, पिकनिक, ठीक है। दूसरा है एस्थेनिक, अस्थमा समझिए, अस्थमा माने जो सांस का गुण होता है, तो एस्थेनिक को उसी से याद करिए, ठीक है। ये इनका जो है क्या होता है, पिकनिक वाले गोल मटोल होते हैं, खाना पीना पसंद करते हैं, खुश मिजाज होते हैं। एस्थेनिक कैसे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, कमजोर होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, शर्मीले होते हैं, काम फ्री होते हैं। एथलेटिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एथलीट बॉडी, गठीला शरीर उनका होता है, ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं, ठीक है। डिस्प्लास्टिक, तीनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। तो क्रेसमर से आप याद रखिएगा, मरना कहाँ कहाँ हो सकता है, पिकनिक पर, एस्थेनिक अस्थमा, ठीक है। एथलेटिक, एथलेटिक खेल भी जो है काफी कठिन होते हैं। और डिस्प्लास्टिक, प्लास्टिक तो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता ही है, ठीक है। इसके बाद जो है क्या है, जुंग के बाद जो है हम लोग, जुंग ने जो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी कहा। फिर क्रेसमर, क्रेसमर ने पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक कहा। फिर उन्हीं के एक सहयोगी है शेल्डन, शेल्डन, इन्होंने भी शारीरिक जो है रचना के आधार पर जो है व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया। एक एंडोमॉर्फिक, दूसरा मेसोमॉर्फिक और तीसरा एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक जो था, जो चरित्र है, एंडोमॉर्फिक का जो लक्षण है वो क्रेसमर के पिकनिक जैसा है। कैसा है, पिकनिक जैसा। ये आराम पसंद होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, शरीर कैसा होता है, गोल मटोल। अच्छा, उसमें जैसे पिकनिक है, एस्थेनिक है, उसमें हमने मरना को जो है दिमाग में चिन्ह बताया था। तो शेल्डन, ठीक है। तो यहाँ डन हम करेंगे, डन, डन माने हो गया, लोग कहते हैं ना चलो यार काम डन हो गया, ठीक है। तो डन वाला में शब्द क्या रहेगा, मार्फिक, मार्फिक, ठीक, मार्फिक। ये मार्फिक और डन, जहां शेल्डन रहेगा वहां मार्फिक लगा होगा। लोग कहते हैं ना भैया हमारे मार्फत के आदमी है, मार्फिक के आदमी है, इसलिए हमारा काम हो गया, ठीक है। तो जैसे भी, तो उसके अलावा मेसोमार्फिक है, ये ऊर्जावान होता है। ऐसा मेसोमार्फिक प्रकार वाले ऊर्जावान होते हैं, आक्रामक होते हैं, गठीले बदन वाले होते हैं, गठीला बदन इनका होता है। तो जैसा कि आप क्रेसमर में देख रहे होंगे, एथलेटिक टाइप है ना, एथलेटिक टाइप में ये व्यक्तित्व होता है। तीसरा है एक्टोमार्फिक, ठीक है। एक्टोमार्फिक, एक्टोमार्फिक संवेदनशील होते हैं, बौद्धिक होते हैं, लेकिन इनका शरीर जो है कैसा होता है, कमजोर होता है। तो कमजोर शारीरिक बनावट एक्टोमार्फिक के देन है, ठीक है। तो ये जो है आप देखिएगा, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समरी या रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक है स्ट्रेंजर महोदय, इन्होंने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। तो बस याद रखिएगा, स्ट्रेंजर, जर, जर माने, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति जो है सैद्धांतिक बहुत होते, लोग कहते हैं फलाने बड़ा सैद्धांतिक है। कुछ लोग जो है धन को ही सब कुछ मानते हैं, तो उनको जो है आर्थिक प्रकार का है। कुछ लोग की राजनीति में बड़ी जो है क्या होती है, रुचि होती है, तो उनको राजनीतिक व्यक्तित्व का। कुछ लोग जो है धार्मिक होते हैं, उनको राजनीति आज से मतलब नहीं होता है। फिर कुछ लोगों को कला बहुत पसंद होती है, तो उनको कलात्मक, और कुछ लोगों को समाज सेवा में बड़ी रुचि होती है, उनको सामाजिक, ठीक है। तो इसको याद करिएगा कैसे, ये जो सारे क्षेत्र हैं, व्यक्ति क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है सब काम करने में। जर माने क्या होता है, बूढ़ा होना, जरा, ठीक है, जरा माने बूढ़ा हो जाना। राजनीतिक भी देखिए जो है
व्यक्ति राजनीति करते करते क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। धार्मिक काम करते करते भी क्या हो जाता है, बूढ़ा। खैर होता कुछ सब में है, वो अलग बात है। ये जड़ को सेट करने में स्प्रेंजर ने 6 प्रकार बताया, ये कैसे आपको दिमाग में हो बस ये बात है, जैसे भी आप बना सकते हैं। जड़, राजनीतिक, कलात्मक और सामाजिक, 6 तरह करके जो है ये उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यक्तित्व होते हैं। फिर लास्ट में हम लोग चलते हैं कैनन। कौन है? कैनन महोदय। कैनन महोदय, इन्होंने जो हमारी ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन ग्रंथि, ठीक है, उनसे जो क्या स्राव होता है, हार्मोन स्राव होता है, उस हार्मोन के आधार पर जो है इन्होंने डिवीजन किया है। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हार्मोन को स्रावित करने वाली प्रमुख ग्रंथियां, एक थायराइड ग्रंथि है, दूसरा पिट्यूटरी है, तीसरा गोनाड है और चौथा है पैराथायराइड, ठीक है। इसमें जो है कमी और अधिकता से व्यक्ति का जो है क्या हो जाता है, स्वभाव बदल जाता है। जैसे थायराइड ग्रंथि में अगर अधिकता हो गई, ठीक है, थायराइड हार्मोन की अधिकता होगी तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, आक्रामक हो जाएगा, है ना, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, आक्रामकता आ जाती है, ठीक है, उसमें अधिक सक्रिय होगा, तो इस तरह से थायराइड होती है। थायराइड की अगर से जैसे कमी हो गई, जब कमी हो जाती है तब क्या होता है, कमी होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, आलसी होगा। कैसा होगा, आलसी होगा, ठीक है, आलसी होगा, चिंता वाला होगा, चिंता, ठीक, सुस्त रहेगा और मंद बुद्धि प्रकार होगा, ठीक है। तो ये थायराइड ग्रंथि से अगर से कम स्राव होता है हार्मोन का। इसी तरह से पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी से जो है कौन कौन से हार्मोन स्रावित हो रहे हैं इसको आप देख लीजिएगा। पिट्यूटरी से जो है इसमें जो है अगर से अधिकता होगी तो जो है क्या होगा, लंबा होगा, गठीला होगा, शरीर कैसा होगा, लंबा, गठीला और आत्मविश्वास होगा, ठीक है। और कमी होने पर क्या होगा, कमी होने पर जो है शांत रहेगा, शांत, ठीक है, शांत रहेगा, आत्मविश्वास की कमी होगी। इसी तरह से गोनाड ग्रंथियां यानी जनन ग्रंथियां, ठीक है, जनन ग्रंथियां, यहाँ से भी हार्मोन का स्राव होता है और वो व्यक्तित्व को क्या करता है, निर्धारित करता है। और पैराथायराइड ग्रंथियां भी होती हैं जिनसे जो है व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्धारण होता है। इस तरह से आज हमने क्विक रिवीजन पार्ट 2 में किसको किसको देखा, बुद्धि और बुद्धि परीक्षण को, सीखना और सीखने के प्रमुख सिद्धांतों को, ठीक है। और इसके अलावा हम लास्ट में हमने क्या देखा, व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांतों को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो कुछ छूट गया होगा, आशा है कि लगभग आपके दोनों वीडियो से 60% जो कोर्स होगा वो क्या होगा, सारांश के रूप में हो गया है या रिवीजन हो गया होगा। धन्यवाद।